हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे सुनते ही अक्सर लोग थोड़ा अनईजी फील करने लगते हैं। हम बात करेंगे विल यानी वसीयत के बारे में। जानता हूँ ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में फिल्मी सीन्स आने लगते हैं, बड़े घराने, प्रॉपर्टी के झगड़े और ना जाने क्या क्या। लेकिन सच ये है कि विल कोई मौत का डॉक्यूमेंट नहीं है, ये आपके परिवार की सुरक्षा का डॉक्यूमेंट है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक एक स्टेप बहुत ही आराम से समझाऊंगा कि इंडिया में एक लीगल और प्रैक्टिकल विल कैसे बनाई जाती है। इस वीडियो के ख़त्म होने तक आपके मन में एक भी सवाल नहीं बचेगा। सबसे पहले तो ये सोचिए कि हम लोग विल बनाने से इतना कतराते क्यों हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा माइंडसेट। हमारे देश में माना जाता है कि अगर हम विल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम अपनी मौत के बारे में बात कर रहे हैं। हम इसे अशुभ मानते हैं। दूसरा बड़ा कारण है प्रोक्रेस्टिनेशन। हमें लगता है कि अभी तो मेरी एज कम है, अभी से इसकी क्या ज़रूरत, जब बुढ़ापा आएगा तब देखेंगे। और तीसरा डर होता है लीगल कॉम्प्लिकेशन का। लोग सोचते हैं कि वकीलों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, हज़ारों रुपए खर्च करने पड़ेंगे और पता नहीं क्या क्या पेपर वर्क करना पड़ेगा। इन्हीं बातों की वजह से हम इस बहुत ही ज़रूरी काम को कल पे टालते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। अब थोड़ा सिंपल भाषा में समझते हैं कि विल असल में होती क्या है। विल बस एक लीगल डिक्लेरेशन है जहां आप ये बताते हैं कि आपके जाने के बाद आपकी मेहनत की कमाई हुई संपत्ति या एसेट से किसे मिलने चाहिए। ये आपकी आखिरी इच्छा है, इसका पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके जीते जी कभी भी एनफोर्स नहीं किया जाता। इसका मतलब ये है कि जब तक आप जिंदा हैं इस डॉक्यूमेंट की कोई वैल्यू नहीं है ऑनरशिप के मामले में। ये सिर्फ तब एक्टिव होता है जब आप नहीं रहते। ये आपको ये पावर देता है कि आप डिसाइड करें कि आपका पैसा और आपकी प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी, ना कि आपके जाने के बाद दूसरे लोग डिसाइड करें कि आपकी प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी या फिर कानून डिसाइड करे कि आपकी प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी। यहाँ पर एक बात और समझना बहुत ज़रूरी है, विल क्या नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने विल लिख दी तो उनका हक उनकी प्रॉपर्टी से ख़त्म हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। विल कोई गिफ्ट डीड नहीं है जो आज ही प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दे। आप जब तक हैं आप मालिक हैं। आप चाहते हैं तो अपनी प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, किसी को दे सकते हैं या उस पर लोन ले सकते हैं। विल आपको रोकती नहीं है। साथ ही विल कोई पत्थर की लकीर नहीं होती जिसे बदला ना जा सके। जब तक आप होशो हवास में हैं आप इसे जितनी बार चाहें उतनी बार बदल सकते हैं। तो इस डर को दिमाग से निकाल दीजिए कि विल के लिखते ही आपका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। अब आप शायद सोच रहे होंगे क्या मुझे विल की ज़रूरत है। सच तो ये है कि हर वो इंसान जो 18 साल से ऊपर है और जिसके पास कोई भी एसेट है, चाहे वो एक छोटा सा बैंक अकाउंट हो, थोड़ा सा सोना हो या एक पुरानी गाड़ी हो, उसे विल बनानी चाहिए। ये मत सोचिए कि विल सिर्फ अमीरों के लिए है। अगर आपके पास एक 500 स्क्वायर फीट का घर है तो वो आपकी पूरी ज़िंदगी की कमाई है। क्या आप नहीं चाहेंगे कि वो सही इंसान को मिले? अगर आप एक जिम्मेदार इंसान हैं और अपने परिवार से प्यार करते हैं तो आप ही वो सही कैंडिडेट हैं जिसे विल बनानी चाहिए। इसके बाद नेचुरली एक और सवाल आता है, विल कब बनाएं? इसका कोई परफेक्ट मुहूर्त नहीं होता, लेकिन लाइफ में जब भी कोई बड़ा बदलाव आए तब ये मैंडेटरी हो जाती है। जैसे जब आपकी शादी हो जाए या आपके बच्चे पैदा हो जाएं, या सोचिए आपने कोई नया घर खरीदा है या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। ये सब इशारे हैं कि अब आपको अपनी विल पर ध्यान देना चाहिए। लाइफ बहुत अनसर्टेन होती है दोस्तों। हमें देखना है कि कैसे कुछ सडन इवेंट्स परिवार को उजाड़ देते हैं। इसलिए सही वक्त तभी है जब आप मेंटली और फिजिकली फिट हैं और ठंडे दिमाग से फैसला ले सकते हैं। इंतजार मत कीजिए कि जब कोई मुश्किल आ जाएगी तब देखेंगे। तो अब प्रोसेस की बात करते हैं। विल लिखने से पहले आपको थोड़ी तैयारी करनी होगी। सबसे पहले एक शांत जगह बैठिए और अपने सारे फाइनेंशियल पेपर्स इकट्ठे कीजिए। इसमें आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स, बैंक पासबुक्स, इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट्स एंड इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। आपको एक मैप बनाना होगा कि आपके पास टोटल क्या क्या है। इसके बाद थोड़ा डीप सोचिए कि आप किस इंसान को क्या देना चाहते हैं और क्यों। क्या आप किसी को ज़्यादा सिक्योरिटी देना चाहते हैं? क्या आप किसी एसेट को किसी खास मकसद के लिए रखना चाहते हैं? ये क्लैरिटी पेपर पर लिखने से पहले अपने दिमाग में होनी चाहिए। यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या क्या लिखना है। जब हम एसेट्स की लिस्ट बनाते हैं तो हम अक्सर सिर्फ घर के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन आपको सब कुछ कंसीडर करना है। पहला है इमूवेबल एसेट्स, जैसे आपका फ्लैट, कोई प्लॉट, कोई दुकान या खेती की ज़मीन। दूसरा है मूवेबल एसेट्स, जैसे आपके बैंक अकाउंट्स, एफडी, म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स और पीपीएफ। तीसरा जो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डिजिटल एसेट्स। सोचिए आपके क्रिप्टो वॉलेट्स या ऑनलाइन अकाउंट का क्या होगा। और चौथा है पर्सनल बिलोंगिंग्स, जैसे घर का सामान, कार या कोई पुश्तैनी ज्वेलरी। इनकी लिस्ट जितनी डिटेल्ड होगी उतना ही आपके परिवार के लिए आसान होगा उन्हें क्लेम करना। अधूरी जानकारी बाद में बहुत कंफ्यूजन पैदा करती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें ये एसेट्स मिलेंगे आपके जाने के बाद, यानी आपके बेनिफिशियरीज। यहाँ आपको एकदम क्लियर होना पड़ेगा। बेनिफिशियरी आपकी पत्नी, बच्चे, माँ बाप या कोई भी रिश्तेदार हो सकता है। यहाँ तक कि आप किसी भी ट्रस्ट को कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ गलती मत कीजिए। ये कहना कि मेरे बाद सब कुछ बराबर बांट देना, ये काफ़ी नहीं है। आपको अपनी वसीयत में लिखना होगा कि किसे कितना परसेंटेज या कौन सा स्पेसिफिक एसेट मिल रहा है। अगर आप किसी पर्टिकुलर इंसान को अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं देना चाहते जो लीगली आपका वारिस है, तो उसका रीज़न भी आपको अपनी विल में मेंशन कर देना बेहतर होता है, ताकि बाद में वो आपकी विल को कोर्ट में चैलेंज ना कर पाए। याद रखिए, आपकी क्लैरिटी ही विल की सबसे बड़ी ताकत है। अब जानते हैं विल में रोल ऑफ एग्जीक्यूटर क्या होता है।
यहीं पे लोग अक्सर अटक जाते हैं, विल लिख दी लेकिन एग्जीक्यूटर अपॉइंट नहीं किया। एग्जीक्यूटर वो इंसान होता है जिसे आप ये जिम्मेदारी देते हैं कि आपके जाने के बाद वो आपकी विल को इम्प्लीमेंट करवाए। ये आपका कोई बहुत ही भरोसेमंद दोस्त, भाई बहन या कोई भी पर्टिकुलर फैमिली मेंबर हो सकता है। एग्जीक्यूटर का काम होता है कोर्ट से ज़रूरत पड़ने पर पेपर्स निकलवाना और ये इंश्योर करना कि जो आपने विल में लिखा है वो हो रहा है कि नहीं। एग्जीक्यूटर रोल के लिए इंसान चुनने से पहले उस इंसान से बात जरूर कीजिए। उन्हें पता होना चाहिए कि आप उन पर कितना बड़ा भरोसा कर रहे हैं। एग्जीक्यूटर आपसे उम्र में छोटा हो तो बेहतर है ताकि वो उस वक्त मौजूद रहे जब उसकी ज़रूरत पड़े। अब आते हैं एक्चुअल राइटिंग पर। विल में क्या क्या जानकारी होना मैंडेटरी है। सबसे पहले आपका पूरा परिचय, नाम, उम्र, पिता का नाम और एड्रेस। इसके बाद एक बहुत जरूरी लाइन, मैं ये विल अपने होशो हवास में बना रहा हूँ और मुझ पर किसी का भी किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। फिर आती है आपके सारे एसेट्स की डिटेल लिस्ट। उसके बाद बेनिफिशरीज का नाम और उनका शेयर, एग्जीक्यूटर का अपॉइंटमेंट और अंत में अगर आपने पहले कोई विल बनाई थी तो उसे कैंसिल करने का जिक्र। ये सारी बातें एक सीक्वेंस में होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले को कोई कंफ्यूजन ना हो। अब जानते हैं विल में क्लियर लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस। इस पॉइंट को लाइटली मत लीजिए। विल की भाषा एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। आपको कोई बहुत बड़ी लीगल इंग्लिश या हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट जितनी सिंपल भाषा होगी उतना ही अच्छा होगा। ऐसे शब्द यूज मत कीजिए जिनके दो मतलब निकलते हों। जैसे अगर आप लिखते हैं मेरा घर मेरे बच्चों को मिलेगा और आपके 3 बच्चे हैं तो उनमें झगड़ा हो सकता है कि किसे क्या मिला। इसकी जगह लिखिए मेरा घर मेरे बड़े बेटे को मिलेगा और मेरी एफडी की रकम दोनों बेटियों में बराबर बटेगी। हर सेंटेंस को ऐसे लिखिए जैसे आप किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। क्लैरिटी ही लिटिगेशन से बचने का सबसे बड़ा रास्ता है। विल लिखने के बाद जो सबसे बड़ा लीगल रिक्वायरमेंट है वो है विटनेस यानी गवाह। इंडिया में एक विल तब तक वैलिड नहीं होती जब तक उस पर कम से कम 2 विटनेस के सिग्नेचर ना हो। इन गवाहों का काम ये देखना है कि आपने उनके सामने विल पर साइन किए हैं। वो आपकी विल के कंटेंट के गवाह नहीं होते, वो सिर्फ इस बात के गवाह होते हैं कि साइन आपने ही किए हैं और आप उस वक्त मेंटली फिट थे। गवाहों की मौजूदगी इस डॉक्यूमेंट को लीगल वैलिडिटी देती है। कानून की नज़र में बिना गवाहों का आपका लिखा हुआ कागज सिर्फ एक रद्दी का टुकड़ा है। यहीं पर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। गवाह कौन हो सकता है? देखिए, गवाह हमेशा वो इंसान होना चाहिए जिसका आपकी प्रॉपर्टी में कोई डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं है। इसका मतलब है कि आपका बेनिफिशियरी कभी भी गवाह नहीं बन सकता। अगर आपने अपनी बेटी को बेनिफिशियरी बनाया है और उसी से साइन करवा लिया गवाह के तौर पर, तो वो विल इनवैलिड मानी जा सकती है। गवाह कोई पड़ोसी भी हो सकता है, कोई पुराना फैमिली मेंबर या कोई आपका फैमिली डॉक्टर। डॉक्टर का गवाह होना और भी अच्छा है क्योंकि वो ये भी सर्टिफाई कर सकता है कि आपकी मानसिक हालत एकदम ठीक थी विल बनाते समय। बस गवाहों का नाम और एड्रेस भी साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके बाद नेचुरली एक सवाल आता है कि क्या विल को रजिस्टर करवाना ज़रूरी है? तो ध्यान से सुनिए, इंडिया में विल को रजिस्टर करवाना मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने एक प्लेन कागज पर अपनी विल लिखी और 2 गवाहों के साइन लिए तो वो पूरी तरह से लीगल और वैलिड है। इसके लिए किसी भी स्टैम्प पेपर की जरूरत नहीं होती। आप इसे घर की अलमारी में भी रख सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन एक चॉइस है जो आपके डॉक्यूमेंट को और भी मजबूत बना देती है। तो रजिस्ट्रेशन कब और क्यों करवाएं? रजिस्ट्रेशन तब हेल्पफुल होता है जब आपको लगता है कि बाद में कोई पर्सन विल को चैलेंज कर सकता है या उसे फेक बोल सकता है। जब आप रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर अपनी विल रजिस्टर करवाते हैं तो एक गवर्नमेंट रिकॉर्ड बन जाता है। रजिस्ट्रार ये वेरीफाई करता है कि आप खुद आए हैं और होश में हैं। इसके बाद ये प्रूव करना कि विल फेक है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। साथ ही अगर ओरिजिनल विल कहीं खो गई तो आप रजिस्ट्रार ऑफिस से सर्टिफाइड कॉपी निकलवा सकते हैं। तो अगर आपका कोई कॉम्प्लिकेटेड फैमिली स्ट्रक्चर है या काफ़ी प्रॉपर्टी है तो रजिस्ट्रेशन करवाना एक बहुत ही समझदारी भरा कदम है। जिंदगी बदलती रहती है और हमारी विल को भी उसके साथ बदलना चाहिए। विल कोई परमानेंट डॉक्यूमेंट नहीं है। आप इसे अपनी पूरी जिंदगी जितनी बार चाहें उतनी बार बदल सकते हैं। अपडेट करने के लिए आप या तो एक छोटा सा डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसे कॉर्डिसिल कहते हैं, या फिर सबसे बेहतर तरीका है एक नई विल बना लें। जब भी आप नया घर खरीदें या परिवार में किसी की डेथ हो जाए या घर में कोई नया सदस्य आए तो अपनी विल को रिव्यू जरूर करें। हर 3 से 5 साल में एक बार इसे देखना अच्छी आदत है ताकि वो आज की सिचुएशन के हिसाब से अप टू डेट रहे। यहीं से अगली बात कनेक्ट होती है, अगर आपने विल अपडेट नहीं की तो क्या होगा। सोचिए, आपने 15 साल पहले विल बनाई थी, आपके पास सिर्फ एक पुराना घर था, लेकिन आज आपके पास 3 फ्लैट्स हैं। अगर पुरानी विल ही वैलिड रही तो वो बाकी 2 फ्लैट्स के मामले में साइलेंट होगी। ऐसी सिचुएशन में उन एसेट्स पर लॉज ऑफ सक्सेशन लग जाएंगे, यानी वो जनरल कानून के हिसाब से बटेगी। इससे वही झगड़े शुरू हो सकते हैं जिनसे आप बचना चाहते थे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पुरानी विल में ऐसे लोगों के नाम होते हैं जिनसे आपका रिश्ता आज ठीक नहीं है। इसलिए पुरानी विल को एक्सपायर होने देना और नए वक्त के साथ नया डॉक्यूमेंट बनाना बहुत जरूरी है। विल बनाते वक्त लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनसे विल का पूरा मकसद ही फेल हो जाता है। सबसे पहली गलती, साइन ना करना। हर पेज पर आपका साइन होना चाहिए ताकि कोई बीच के पेज को बदल ना सके। दूसरी गलती, डेट ना लिखना। बिना डेट के ये पता नहीं चलेगा कि ये आपकी लेटेस्ट विल है या कोई पुरानी। तीसरी गलती, एसेट्स की अधूरी डिटेल देना। सिर्फ ये मत लिखिए मेरा बैंक अकाउंट, अपने बैंक का प्रॉपर नाम और प्रॉपर अकाउंट नंबर लिखिए। और एक बात बहुत बड़ी गलती है, विल को इतना छुपा कर रख देना कि आपके जाने के बाद किसी को आपकी विल मिले ही ना। अगर आपकी विल किसी को नहीं मिलती तो उसका होना या ना होना बराबर है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब एक छोटा सा डिफरेंस देखते हैं बिटवीन नॉमिनी एंड विल।
इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए क्योंकि यहीं पे लोग अक्सर गलती करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं मैंने तो नॉमिनी बना दिया तो विल की क्या जरूरत है। दोस्तों, नॉमिनी सिर्फ एक केयर टेकर होता है। नॉमिनी का काम है बैंक से पैसा रिसीव करना, लेकिन वो उस पैसे का मालिक नहीं बन जाता। कोर्ट के कई ऑर्डर्स हैं जो कहते हैं कि नॉमिनी को पैसा तो मिल जाएगा, पर उसे वो पैसा लीगल वारिसों में यानी विल में लिखे गए लोगों को सौंपना होगा। नॉमिनी ऑनरशिप का शॉर्टकट नहीं है, इसलिए सिर्फ नॉमिनी बनाकर निश्चित मत होइए। एक विल बनाना बहुत जरूरी है जो नॉमिनी को डायरेक्शन दे सके कि वो पैसा किसे देना है। एक विल का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल फायदा है घर की शांति। हमने कितने ही ऐसे परिवार देखे हैं जो प्रॉपर्टी के चक्कर में बर्बाद हो गए। भाई भाई के खून का प्यासा हो जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी। जब आपने साफ साफ लिख दिया कि ये किसका है तो झगड़े की गुंजाइश ही बहुत कम हो जाती है। कोर्ट में सालों साल चलने वाले केसेस अक्सर उन्हीं घरों में होते हैं जहां कोई विल नहीं बनी होती। विल एक कानूनी दीवार की तरह काम करती है जो आपके परिवार को बाहर के लोगों और आपसी झगड़ों से बचाती है। ये आपके परिवार को वो लीगल बोझ नहीं देती जो अक्सर लोग बिना सोचे समझे छोड़ जाते हैं। लीगल बातों के अलावा विल बनाने के बहुत बड़े इमोशनल बेनिफिट्स भी हैं। जब आप अपनी विल बना लेते हैं तो आपको एक सेंस ऑफ कंप्लीशन महसूस होता है। आपको लगता है कि आपने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ली हैं। ये आपको एक अजब सी पीस ऑफ माइंड यानी मन की शांति देता है। आपको पता होता है कि अगर कल आप नहीं रहे तो आपका परिवार सड़क पर नहीं आएगा और ना ही वो आपस में लड़ेंगे। आप उन्हें एक टेंशन फ्री लाइफ तोहफे में देकर जाते हैं और ये तसल्ली की नींद सोने के लिए एक बहुत जरूरी कदम है। प्रैक्टिकल लेवल पर देखा जाए तो विल चीज़ों को बहुत फास्ट और बहुत ईजी बना देती है। क्लैरिटी का मतलब है कि सबको पता है कि किसके हिस्से क्या आएगा। स्पीड का मतलब है एसेट्स का ट्रांसफर बहुत जल्दी हो जाता है। बिना विल के बैंक्स और अथॉरिटीज सक्सेशन सर्टिफिकेट मांगते हैं जिसे लेने में 6 महीने से 2 साल तक लग सकते हैं। विल होने पर यह प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है और सबसे बड़ा बेनिफिट है कंट्रोल। आप डिसाइड करते हैं कि आपका पैसा कहाँ जाएगा। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी का एक छोटा सा हिस्सा किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में जाए, तो ये कंट्रोल सिर्फ विल ही आपको दे सकती है। आपकी मेहनत, आपका फैसला, यही प्रैक्टिकल एम्पावरमेंट है। हम मिडिल क्लास इंडियंस के लिए हमारा घर और हमारी थोड़ी बहुत सेविंग्स ही हमारी पूरी जिंदगी की कमाई होती है। हम करोड़पति नहीं है कि हमारे पास लीगल एडवाइजर्स की फौज हो। हमारे लिए एक एक इंच जमीन और एक एक तोला सोना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर मिडिल क्लास घरों में बाप दादा की प्रॉपर्टी को लेकर पुराने झगड़े चले आ रहे होते हैं। ऐसे में एक साफ सुथरी विल बनाना और भी जरूरी हो जाता है ताकि हम अपने बच्चों को वो पुराने लीगल बोझ ना देकर जाएं। हम मेहनत करते हैं ताकि हमारी अगली पीढ़ी हमसे बेहतर जिए, ना कि कोर्ट के चक्कर काटे। हमें इस अशुभ वाली सोच से बाहर निकलना होगा और इसे एक फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा मानना होगा, जैसे हम इंश्योरेंस या SIP करवाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि विल बनाना कितना सिंपल, जरूरी और जिम्मेदारी वाला काम है। इसके लिए आपको किसी महंगे वकील या बहुत बड़े सेटअप की जरूरत नहीं होती। आप आज ही एक पेन पेपर उठा सकते हैं और अपनी लिस्ट बनाना शुरू कर सकते हैं। याद रखिए, विल आपकी मौत का डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि आपके परिवार के सुरक्षित भविष्य की बुनियाद है। ये एक ऐसा कदम है जो आज आप उठाएंगे तो इसकी तसल्ली आपको और आपके अपनों को बरसों तक मिलेगी। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपके मन से सारे डर निकाल दिए होंगे और आपको एक क्लियर रास्ता दिखाया होगा। एक जिम्मेदार इंसान बनिए और आज ही अपनी विल के बारे में सोचिए। जिंदगी का भरोसा नहीं, लेकिन हमारी जिम्मेदारियों का होना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।